वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 2 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अभी भारत में सड़क दुर्घटनाओं से 2022 नामक एक शीर्षक वार्षिक रिपोर्ट जारी करी गई है इसके बारे में। तो आइए देख लेते हैं। यह रिपोर्ट एशिया प्रशांत सड़क दुर्घटना डेटा यानी APRAD बेस प्रोजेक्ट के तहत मानकीकृत प्रारूपों के अनुसार तैयार की गई है। APRAD एशिया व प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी यूनेस्केप तथा इसके सदस्यों के लिए एक टूल के रूप में कार्य करता है। इस टूल के जरिए सड़क दुर्घटना पर डेटाबेस तैयार और अपडेट किए जा सकते हैं, साथ ही उनका रखरखाव एवं प्रबंधन भी किया जा सकता है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो 2022 में 4.6 लाख सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थीं। इसमें 1.68 लाख लोगों की मौत हुई है। 2021 की तुलना में 2022 में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतें भारत में होती हैं। इसके बाद चीन का स्थान आता है। 2022 में 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के 66.5% लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हुए थे। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं की अधिक संख्या दर्ज की गई है। सड़क दुर्घटनाओं के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। इसमें से कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो इसमें लोगों द्वारा की जाने वाली गलतियां, यातायात नियमों का उल्लंघन करना, कार में सीट बेल्ट ना लगाना, हेलमेट ना पहनना आदि कुछ ये हैं। सड़क की स्थिति, भौगोलिक अवस्थिति, डिजाइन, मौसम की स्थिति आदि तथा वाहन की स्थिति और वाहनों का पुराना होना आदि शामिल हैं। 72.3% सड़क दुर्घटनाएं अधिक तेज गति से वाहन चलाने यानी ओवर स्पीडिंग के कारण हुई हैं। अब देख लेते हैं। MORTH ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बहुआयामी सड़क सुरक्षा रणनीति तैयार यानी 4E सिद्धांत तैयार किया है। तो देख लेते हैं 4E सिद्धांत क्या है। तो इसमें नंबर 1 पे एजुकेशन यानी शिक्षा, इसमें जागरूकता अभियान चलाना, ड्राइविंग प्रशिक्षण देना, सड़क माह या सप्ताह आयोजन करना आदि शामिल है। सेकेंड ई में इंजीनियरिंग, मतलब सड़क और वाहन दोनों में इसमें सड़क सुरक्षा ऑडिट करना, इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट निर्मित करना, स्वचालित वाहन निरीक्षण केंद्र स्थापित करना आदि शामिल है। तीसरा है इन्फोर्समेंट। इसमें मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया गया है। इसमें CCTV जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण लगाए जा रहे हैं। चौथा ये है इमरजेंसी केयर यानी आपातकालीन देखभाल। इसमें गुड सेमी रिटर्न यानी नेक व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना, पीड़ितों की क्षतिपूर्ति देना, एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराना आदि शामिल है। हमारा अगला आर्टिकल है, प्रधानमंत्री ने अभी राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरा युवा भारत यानी माई भारत निकाय की स्थापना की है। इसकी शुरुआत करी है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। भारत सरकार ने माई भारत नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना कर रही है। यह युवाओं के विकास और युवाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी संचालित एक व्यापक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराएगा। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक पहल है। ये युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य सामाजिक गतिशीलता, शैक्षिक समानता, व्यवहारिक कौशल के माध्यम से भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना है। ये निकाय युवाओं को व्यवसायों, सरकारी विभागों और गैर लाभकारी संगठनों में कार्यक्रम एवं उसको सीखने का अवसर से जोड़ेगा। माई भारत की स्थापना निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। तो इसमें युवाओं में नेतृत्व का विकास होगा।
युवाओं की आकांक्षाओं और समुदाय की आवश्यकताओं के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सकेगा। मौजूदा कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाएगा जिससे युवाओं की दक्षता में वृद्धि होगी। ये निकाय युवाओं और मंत्रालयों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में भी कार्य करेगा। युवाओं से संबंधित इसमें एक एकीकृत डेटा बेस का निर्माण किया जाएगा। एक फिजिकल इकोसिस्टम बनाकर पहुंच सुनिश्चित की जाएगी और फिजिकल और डिजिटल दोनों अनुभवों के मिश्रण को फिजिटल इकोसिस्टम कहा जा रहा है। मेरा युवा भारत से 15 से 29 वर्ग के युवा लाभान्वित होंगे। इसमें राष्ट्रीय युवा नीति 2021 से 15 और 29 वर्ष के आयु लोगों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए कार्यक्रम संबंधी घटकों के मामले में लाभार्थी 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के शामिल होंगे। हमारा अगला आर्टिकल है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने अभी राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल नीति 2023 के लिए एक ड्राफ्ट पर एक अप्रोच पेपर जारी किया है। इसके बारे में तो आइए देख लेते हैं। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल नीति 2023 इसमें निम्नलिखित के लिए कुछ एक व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करती है। तो इसमें भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करना शामिल है और संपूर्ण इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत स्तर पर निर्णायक हस्तक्षेप करना, भारत में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियां और सक्रिय औसत सामग्रियों की आपूर्ति के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भरता बनी हुई है। बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर तथा अन्य उभरते उत्पादों की प्रवृत्तियों के विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी बनी हुई है। मजबूत विनिमय व्यवस्था मौजूद नहीं है और मानव संसाधन वित्त पोषण का अभाव आदि है। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल नीति के उद्देश्य क्या है? तो इसमें वैश्विक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाना है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के सभी समानता सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में विनियामकीय दक्षता को बढ़ावा देना, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और नीति के अंतर्गत ध्यान दिए जाने वाले मुख्य क्षेत्र फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में निवेश करना आदि शामिल है। इस नीति के अंतर्गत ध्यान दिए जाने कुछ मुख्य क्षेत्र, इसमें अनुसंधान, विकास एवं नवाचार को पोषित और प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं तक किफ़ायती, सुलभ एवं समतापूर्ण पहुँच सुनिश्चित की जाएगी और वित्त पोषण तक पहुँच को सुगम बनाया जाएगा। विनियामकीय सामंजस्य स्थापित करना एवं इसमें मूल्य विनियमन और पारदर्शिता सहित अनुकूल विनियमन तैयार करना शामिल है। क्षमता निर्माण और कुशल कार्यबल के विकास को प्रोत्साहित करना, नीति और कार्यक्रमों के मध्य परस्पर जुड़ाव को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित करना, डिजिटल रूपांतरण का लाभ उठाना और संधारणीयता को बढ़ावा तथा कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, बौद्धिक संपदा अधिकारों को मजबूत बनाना, भारत को औषधि विज्ञान उद्योग बनाने के लिए अग्रसर करना और मात्रा के हिसाब से भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल उद्योग के रूप में विकसित करना है। भारत को विश्व की फार्मेसी भी कहा जाता है। भारत में लगभग 200 देशों और उसके क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किया जाता है भारत से। भारत का वैक्सीन उद्योग वैश्विक वैक्सीन मांग के 60% से अधिक की पूर्ति करता है भारत। हमारा अगला आर्टिकल है, संगठित अपराध के अन्य रूपों के साथ वन्यजीव अपराध का अभिसरण शीर्षक रिपोर्ट अभी जारी की गई है, उसके बारे में तो आइए देख लेते हैं। यह रिपोर्ट वाइल्ड लाइफ जस्टिस कमीशन नामक एक गैर लाभकारी संगठन ने जारी की है। इस रिपोर्ट में वन्यजीव अपराधों को संगठित अपराध के अन्य रूपों की तरह मानने और उनसे निपटने के लिए एजेंसियों के बीच एक बेहतर समन्वय स्थापित करने की बात कही गई है। वन्यजीव अपराधों में अवैध शिकार, संरक्षित प्रजातियों का गैर कानूनी व्यापार आदि शामिल होता है। संगठित अपराध से तात्पर्य क्या है?
तो ये किसी संगठित आपराधिक गिरोह के सदस्य या सदस्यों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य या सिलसिलेवार आपराधिक कृत्यों से इससे संबंधित है। संगठित अपराध के समान स्वरूप वाले वन्यजीव अपराध उदाहरण हैं हाथी दांत व पेंगुलिन सल्क का अवैध व्यापार, अवैध रेत खनन, नकदी इत्यादि को लूटना, हत्या, जबरन वसूली आदि इसमें शामिल है। इस अपराध से निपटने के लिए समन्वित रणनीति के लिए कुछ सिफारिशें की गई हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या सिफारिशें हैं। तो इसमें खुफिया सूचना संग्रह और संगठित अपराधों समूहों की मैपिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है, इसमें विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और समान स्वरूप वाले अपराध को लक्षित करने के लिए प्रवर्तन संबंधी विशेषज्ञता की जरूरत है, इसके एक साथ लाने की जरूरत है और इसके लिए संबंधित एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जहां जरूरी हो या उचित हो वहां समान स्वरूप वाले या उनसे जुड़े अपराधियों से निपटने से संबंधित वैकल्पिक कानूनों को लागू किया जाना चाहिए। अंडर कवर ऑपरेशन जैसी विशेष जांच एजेंसियों प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है। और वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलें भी करी गई हैं। इसमें भारत में वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के तहत वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है। दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। वन्यजीव और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अविसमय यानी साइट्स को लागू किया गया है। ये 1975 में लागू हुआ था। विश्व वन्यजीव कोष यानी WWF और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने ट्रैफिक जो नामक एक वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है, इसकी स्थापना की है। हमारा अगला आर्टिकल है थाईलैंड के बारे में। अभी ये थाईलैंड ने भारत के जो निवासी हैं उनके लिए वीज़ा की फ्री कर दिया है, मतलब अब आप बिना वीज़ा के भी थाईलैंड में जा सकते हैं। तो अभी ये चर्चा में आया है। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और ये है हमारा भारत, और यहाँ से ये बांग्लादेश, ये पूर्वोत्तर का रीजन पड़ता है, म्यांमार, यहाँ से ये थाईलैंड। अब आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं थोड़ा। तो थाईलैंड ने 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की अनुमति दी है, तो इसीलिए चर्चा में है। तो इसकी राजनीतिक सीमाएं, तो इसमें ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है, जैसा कि हम इसमें मैप में देख सकते हैं। इसकी पूर्वी सीमा पर लाओस और कंबोडिया, दक्षिणी सीमा पर थाईलैंड की खाड़ी एवं मलेशिया तथा पश्चिमी सीमा पर अंडमान सागर एवं म्यांमार अवस्थित हैं। इसमें मैप में भी देख सकते हैं। इसके उत्तरी सीमा पे लाओस, ये थाईलैंड का मैप है, और ये लाओस, और ये है कंबोडिया का मैप। कंबोडिया यहाँ से यहाँ तक ये फैली है, और ये इसका पश्चिमी सीमा पर म्यांमार है और अंडमान की खाड़ी है, और ये है थाईलैंड की खाड़ी। ये यहाँ से थाईलैंड की खाड़ी इसको बोलते हैं। तो अब आइए देख लेते हैं इसकी भौगोलिक विशेषताओं में। तो ये जलीय प्रणाली, इसमें चाओ फ्राया और मेकांग यहाँ की 2 प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं। क्राज स्थल डमरू मध्य थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच अवस्थित है। ये दक्षिणी म्यांमार और थाईलैंड की उत्तरी संकीर्ण सीमा पर स्थित है। इसका उच्चतम बिंदु माउंट इंथानन है। हमारा अगला आर्टिकल है, एक रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान में लगी सीमाओं पर S-400 मिसाइल यूनिट्स की तैनाती की है। तभी ये चर्चा में है, तो आइए देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। भारत ने 2018-19 में रूस से S-400 मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया था। S-400 दुनिया की सबसे अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है। एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसे रूसी सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रम ने विकसित किया है। इसमें ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, यहाँ तक कि लड़ाकू जेट सहित लगभग सभी प्रकार के हवाई
हमलों के खिलाफ सुरक्षा कवच ये S-400 प्रदान करता है। अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो S-400 रक्षा प्रणाली में शामिल है कमांड और कंट्रोल सेंटर, स्वचालित ट्रैकिंग और टारगेटिंग सिस्टम, लॉन्चर तथा सहायक वाहन लगे हुए हैं। इसकी अपनी अलग रडार प्रणाली है। ये प्रणालियां 400 किलोमीटर की दूरी से के हवाई लक्ष्यों का पता लगा सकती हैं। उल्लेखनीय रूप से इसकी सर्विलांस क्षमता 600 किलोमीटर तक की है। यह एक साथ 80 हवाई लक्ष्यों का निशाना साध सकती है। ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य पर वार कर सकती है। इस प्रणाली कार्य कैसे करती है? तो ये वायु रक्षा बबल यानी इसकी रेंज में आने पर इसके वायु रक्षा बबल के पास आने वाली जो हवाई खतरे का पता लगाती है और इसके बाद उस खतरे के प्रक्षेप पथ यानी मार्ग की गणना करती है और उसे निशाना बनाने के लिए ये मिसाइलें दागती हैं। इसमें लंबी दूरी के सर्विलांस रडार हैं जो कमांड वाहन की सूचना भेजते हैं और लक्ष्य की पहचान करते हैं और कमांड वाहन मिसाइल लॉन्च करने का आदेश दे देता है। इसका सामरिक महत्व क्या है? तो ये प्रणाली भारत के राष्ट्रीय वायु रक्षा नेटवर्क में मौजूद कमियों को दूर करने में मदद करेगी। ये भारत की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली की पूरक है। S-400 की अन्य कुछ प्रणालियां हैं जो S-400 है। ऐसे कुछ और अन्य देशों के जो भी ऐसी मिसाइल हैं उनको देख लेते हैं। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की एक है थार्ड प्रणाली। ये एकल आयामी मिसाइल प्रणाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 150 से 200 किलोमीटर की दूरी तक केवल एक प्रकार की ही मिसाइल दाग सकती है। इसके अलावा ये लड़ाकू जेट को भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की पेट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 यानी पेज 3 180 किलोमीटर की रेंज पर हवाई लक्ष्य को भेजने की क्षमता रखती है। इजराइल की आयरन डोम प्रणाली इसी तरह की प्रणाली है। इसकी तुलना में S-400 बहुत बड़े क्षेत्र को दूर के खतरों से बचाने की क्षमता रखती है। हमारा अगला आर्टिकल है कैमन द्वीप समूह के बारे में। तो ये कैमन द्वीप समूह है, एक कैरिबियन सी में है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो अभी हाल ही में कैमन द्वीप समूह के FATF सूची से बाहर निकालने से भारत में स्थिर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां में निवेश करने के लिए इच्छुक वैश्विक निजी इक्विटी फंडों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो तभी ये कैमन द्वीप समूह चर्चा में है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। कैमन द्वीप समूह पश्चिमी कैरेबियन सागर में स्थित एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 3 द्वीप ग्रैंड कैमन, कैमन ब्रेक और लिटिल कैमन शामिल हैं जो क्यूबा के दक्षिण में और जमैका के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका बैकग्राउंड यानी इसके इतिहास के बारे में देख लेते हैं। तो कैमन द्वीप समूह को 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिशों द्वारा उपनिवेशित किया गया था और 1863 के बाद इस जमैका द्वारा ये प्रशासित किया जा रहा था। 1959 में द्वीप समूह वेस्ट इंडीज संघ के अंतर्गत एक क्षेत्र बन गया और जब 1962 में संघ भंग हो गया तो इसमें ब्रिटिश निर्भरता में बने रहना स्वीकार कर लिया। यहाँ की भाषा में प्रमुख भाषा अंग्रेजी है, लेकिन कई लोग स्थानीय क्रियोल भाषा, यहाँ की स्थानीय भाषा है, उसको भी बोलते हैं। यहाँ प्रवाल भित्तियों से युक्त निचली भूमि है और इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है जो ग्रैंड कैमन द्वीप पर स्थित है। मुद्रा यहाँ की, तो यहाँ की आधिकारिक मुद्रा कैमन आइलैंड डॉलर है, लेकिन अमेरिकी मुद्रा व्यापक रूप से यहाँ पर स्वीकार की जाती है। सरकार की व्यवस्था यहाँ पर एक संसदीय लोकतंत्र है और ये क्षेत्र के प्रमुख यूनाइटेड किंगडम की रानी ही होती है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था, तो यहाँ एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली है और ये द्वीप समूह एक संपन्न अपतटीय वित्तीय केंद्र है। इन्हें टैक्स हेवन भी माना जाता है क्योंकि कैमन द्वीप कॉरपोरेट टैक्स नहीं लगाता, जिससे ये बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए अपनी कुछ या सभी आय को कराधान से बचाने के लिए सहायक संस्थानों के आधार बनाने के लिए आदर्श स्थान बनाता है। यह क्षेत्र
निवासियों पर कर नहीं लगाता और नागरिकों को कोई आयकर, संपत्ति कर या पूंजीगत लाभ कर, पेरोल पर और कोई कर लगाने का वाला कर दे नहीं है। कर आय के बिना क्षेत्र पर्यटन और वर्क परमिट, वित्तीय लेन देन, आयात शुल्क से संबंधित शुल्क के माध्यम से राजस्व अर्जित करता है। हमारा अगला आर्टिकल है दागिस्तान के बारे में। तो दागिस्तान गणराज्य के बारे में देख लेते हैं। ये रसिया का एक पार्ट है। अभी हाल ही में रूसी पुलिस ने कहा है कि मुस्लिम बहुल काकेशस गणराज्य दागिस्तान में एक हवाई अड्डे पर हमला करने के संदेह में 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो इजराइल से आने वाले यहूदी यात्रियों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। तभी ये चर्चा में है, तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक रूसी संघ है और ये रूस का एक प्रांत है, मतलब रूसी संघ के ये उन 22 गणराज्यों में से एक है जो रूस का हिस्सा है। दागिस्तान, जिसका अनुवाद पहाड़ों की भूमि है और उत्तरी काकेशस के पूर्वी भाग में स्थित है। दागिस्तान पश्चिम में जॉर्जिया और चेचन्या और दक्षिण में अजरबैजान है। इसके पूर्व में कैस्पियन सागर है और इसकी जनसंख्या लगभग 3.2 मिलियन है। यहाँ पर अधिक सुन्नी मुसलमान की जनसंख्या अधिक है। और इसकी राजधानी है माखचकला, एक कैस्पियन तट पर स्थित है। 19वीं सदी में रूसी शाही सेना ने माखचकला पर कब्जा कर लिया था। ये तब से ये प्रमुख क्रांतिकारी पूर्व व्यापारिक बंदरगाह था। ये रूस का सबसे बड़ा जातीय और भाषाई रूप से विविध क्षेत्र है और कम से कम 40 विभिन्न जातियों का आवास भी यहाँ है, मतलब 40 जातियाँ यहाँ पर रहती हैं। यहाँ 30 से अधिक भाषाएं भी बोली जाती हैं। इसे कभी कभी भाषाओं का पर्वत या राष्ट्रीयताओं का पर्वत भी कहा जाता है। कुछ राष्ट्रीय समूह का एक या दो से अधिक गांवों पर कब्जा नहीं है, मतलब एक या दो गांव एक राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं। सबसे बड़ी जातीयता अवार्स इनकी संख्या में प्रांत की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा है। अबार्स के बाद डार्गिन्स, कुमाइक्स और लेजिन्स की एक बड़ी संख्या यहाँ पर निवास करती है। यहाँ लगभग 10% जनसंख्या जातीय रूप से रूसी है। 2017 तक लगभग एक दशक तक रूसी सुरक्षा बल दागिस्तान के पड़ोसी चेचन्या और इंगुशेतिया में इस्लामी आतंकवादी समूहों की एक श्रृंखला द्वारा संचालित सशस्त्र विद्रोह से जूझ रहे थे। वर्तमान समय में दागिस्तान के और कैस्पियन सागर से रूसी केंद्र तक जाने वाली प्रमुख तेल और गैस पाइपलाइनों के लिए एक निकास मार्ग है। दागिस्तान में ही तेल और गैस के भंडार पाए जाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है मिनटमैन मिसाइल के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। हाल ही में पेंटागन यानी यूएसए का रक्षा विभाग है, ये पेंटागन, इसने अपने परमाणु क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के नवीनतम परीक्षण की घोषणा की है। तभी ये खबरों में है। तो इस मिसाइल का प्रक्षेपण आज से दक्षिणी कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग अंतरिक्ष बल बेस पर होगा। इसका साइलो लॉन्च मिसाइल का परीक्षण बिना किसी युद्ध भार के किया जाएगा। यह घोषणा बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच आई है, क्योंकि रूस यूक्रेन संघर्ष लंबा खिंच रहा है और इजराइल हमास युद्ध भी आगे बढ़ रहा है और अमेरिकी चीन संबंध लगातार ये तो खराबी चल रहे हैं। मिनटमैन थर्ड मिसाइल के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करने वाली एक रणनीतिक हथियार प्रणाली है और पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में ये शुरू की गई थी। मूल रूप से इसे केवल 10 वर्षों तक की सेवा में रखा जाना था, लेकिन इसके बजाय इसका आधुनिकीकरण किया गया है, क्योंकि इसके प्रतिस्थापन ग्राउंड बेस्ड स्ट्रेटजिक डिटेरेंट 2029 के उपयोग के लिए उपलब्ध होने वाला है। ये 3 चरणों वाली ठोस ईंधन वाली मिसाइल है। इसकी लंबाई 18.2 मीटर और व्यास 1.85 मीटर है। इसकी परास क्षमता 6000 से अधिक मील है और अधिकतम लगभग 8000 मील है।
इस मिसाइल का डिजाइन और निर्माण बोइंग कॉरपोरेशन ने किया है। वर्तमान ICBM बल में 400 मिनटमैन थर्ड मिसाइलें शामिल हैं। ये वर्तमान में अमेरिकी परमाणु शस्त्रागार में एकमात्र भूमि आधारित ICBM है जिसमें ट्राइडेंट पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल और रणनीतिक बम वर्षक विमानों द्वारा ले जाए जाने वाले परमाणु हथियारों भी शामिल हैं। हमारा अगला आर्टिकल है इसके बीज के बारे में। तो अभी हाल ही में मलावी में संक्रामक त्वचा रोग इसके बीज का प्रकोप फिर से बढ़ रहा है, जिसे जलवायु संकट से जोड़ा जा रहा है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बीज एक परजीवी संक्रमण है जो सर्कोप्टस स्कैबी नामक एक घुन के कारण होता है। इससे त्वचा का खुजलीदार दाग बनने लग जाते हैं और सूक्ष्म जीव उपचार इसको ना किए जाने पर त्वचा महीनों तक जीवित रह सकते हैं। इस पे जो कि वो होते हैं बैक्टीरिया, ये त्वचा की सतह पर प्रजनन करते हैं और अंडे देने के लिए त्वचा में छेद कर देते हैं। खुजली अक्सर सतही त्वचा में होती है, लेकिन ये शरीर के कई हिस्सों में भी हो सकती है। ये संक्रामक रोग है और संक्रमित व्यक्ति के निकट त्वचा संपर्क यानी किसी एक ही आवास में रहना, इसमें किसके माध्यम से किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से ये फैल सकता है। लक्षणों में तो इसमें खुजली, व्यक्ति को खुजली होती है और गंभीर खुजली अक्सर रात में काफ़ी अधिक इसको परेशान करती है। खुजली ज़्यादा रात में ज़्यादा होती है। उंगलियां, कलाई, हाथ पैर और कमर का क्षेत्र, इसमें खुजली वाली रेखाएं और उभार इसमें दिखने लग जाते हैं। शिशुओं और छोटे बच्चों की हथेलियों, पैरों के तलवों, टखनों और खोपड़ी पर बड़े दाने हो जाते हैं। अधिक गंभीर प्रकार की खुजली जिसे क्रेस्टेड स्कैबीज कहा जाता है, ये त्वचा को फटा और पापड़ीदार बना देती है और शरीर के बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करती है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? इसके इलाज में तो इसका आसानी से कोई इलाज हो जाता है। इसमें औषधीय त्वचा क्रीम या गोलियां खुजली पैदा करने वाले जो घुन टाइप होते हैं उनको उनके अंडों को मार देती है। हालांकि उपचार के बाद कई हफ्तों तक खुजली बंद नहीं होती है, होती रहती है। हमारा अगला आर्टिकल है छठ महापर्व के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी पटना प्रशासन ने वार्षिक जो छठ त्यौहार के लिए 4 दिवसीय सामूहिक समारोह के प्रबंधन के लिए अपने ड्रोन की तैनाती के लिए तैयार किया है। ड्रोन से निगरानी की जाएगी। तो ये इसके बारे में देखते हैं। तो ये एक वैदिक हिंदू त्यौहार है जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख रूप से भारत के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। ये सूर्य देव यानी भगवान सूर्य और छठी मैया यानी देवी उषा का दूसरा नाम और भगवान सूर्य की ज्ञात बहन को समर्पित है। ये साल में 2 बार यानी चैत्र इसमें मार्च अप्रैल और कार्तिक में अक्टूबर नवंबर महीने में मनाया जाता है। छठ पूजा सबसे पर्यावरण अनुकूल धार्मिक त्योहारों में से एक माना जाने वाला त्यौहार है और ये 4 दिनों तक चलता है। अन्य हिंदू त्योहारों की तुलना में छठ पूजा से जुड़ी रस्में अधिक कठोर मानी जाती हैं। इसमें कठोर उपवास यानी इसमें बिना पानी पिए रहना पड़ता है। इसमें नदियों या जल निकायों में डुबकी लगाना, पानी में खड़े होकर प्रार्थना करना, लंबे समय तक सूर्य का सामने खड़े रहना और सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान सूर्य को प्रसाद चढ़ाना आदि शामिल है। इस त्यौहार के दौरान किए गए किसी भी भोजन में नमक, प्याज, लहसुन नहीं पड़ता है। और हाल ही के दिनों में इस त्यौहार के दौरान पुरुषों और महिलाओं दोनों को उपवास करते हुए देखा गया है, लेकिन मुख्य उपासक इसकी महिलाएं ही बताई जाती हैं। व्रत रखने वालों को परबैतिन कहा जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है राष्ट्रीय कंपनी कानूनी अपीलीय न्यायाधिकरण के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य की बिना शर्त माफ़ी स्वीकार कर ली है और उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई बंद कर दी है। तो इसीलिए चर्चा में, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो अपीलीय कंपनी राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना 1 जून 2016 को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ एक अपील सुनवाई के लिए
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत की गई थी। एनसीएलटी की स्थापना कंपनी कानून, दिवालियापन, प्रतिस्पर्धा कानून से संबंधित मामलों को संबोधित करने के लिए एक कुशल और विशेष मंच प्रदान करने के लिए की गई थी। इसका कार्य दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 61 के तहत एनसीएलटी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील सुनना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशा निर्देश का निर्णय या पारित आदेश के खिलाफ अपील सुने और निपटान करे। यह राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलीय सुनवाई और निपटान भी करता है। इसमें एक अध्यक्ष और न्यायिक एवं तकनीकी सदस्य शामिल होते हैं। इसकी नियुक्ति में सदस्यों को कानून, वित्त, लेखा, प्रबंधन और प्रशासन जैसे प्रासंगिक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारा अगला आर्टिकल है डायरेक्ट लिस्टिंग के बारे में। तो अभी हाल ही में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी संशोधन अधिनियम 2020 की धारा 5 को अधिसूचित किया है। धारा 5 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 23 के संशोधन करती है। इस संशोधन के तहत भारतीय कंपनियों की अपनी प्रतिभूतियों को सीधे विदेश स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई है। इसे डायरेक्ट लिस्टिंग भी कहा जाता है। डायरेक्ट लिस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई कंपनी एक नए शेयर जारी करने के बजाय मौजूदा शेयरों को ही सार्वजनिक रूप से पेशकश कर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि डायरेक्ट लिस्टिंग में किसी कंपनी को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक वैश्विक पूंजी तक पहुंच को सुगम बनाती है और अभी तक भारतीय कंपनियों में केवल डिपॉजिट रिसीट्स के माध्यम से ही विदेशी बाजारों में अपनी ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करके विदेशी इक्विटी बाजारों तक पहुंच हो सकती थी। हमारा अगला आर्टिकल है मुंबई अहमदाबाद के लिए जो हाई स्पीड रेल परिवहन के साथ स्टेशन क्षेत्र विकास परियोजना यानी प्रोजेक्ट स्मार्ट शुरू करा गया है, उसके बारे में। तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रोजेक्ट स्मार्ट की प्रगति की समीक्षा की है। प्रोजेक्ट स्मार्ट के अंतर्गत मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र को विकसित करने के लिए योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य है यात्रियों और अन्य हितधारकों की स्टेशन तक पहुंच को सुविधाओं में उनके, और साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देना इसमें शामिल है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी जीका के साथ कंपनी तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इसके तहत 4 मॉडल HSR स्टेशनों का विकास भी किया जाएगा। ये 4 स्टेशन गुजरात के साबरमती और सूरत तथा महाराष्ट्र में विरार एवं ठाणे शामिल हैं। इसमें मैंने 2 गुजरात में हैं, साबरमती और सूरत, और 2 महाराष्ट्र विरार एवं ठाणे शामिल हैं इसमें। हमारा अगला आर्टिकल है सी फूड पोषक तत्व के बारे में। ये अभी एक अध्ययन के अनुसार कम आय वाले देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण सी फूड से 30% तक कम पोषक तत्व प्राप्त होने की संभावना है। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पर सी फूड से प्राप्त पोषक तत्वों में लगभग 4 से 7% की कमी आ सकती है। सी फूड कम आय वाले देशों और ग्लोबल साउथ के देशों के आहार के मुख्य हिस्सा हैं। इन देशों में कुपोषण को समाप्त करने में इनकी मुख्य भूमिका सी फूड की होती है। सी फूड में संतृप्त वसा और सोडियम की मात्रा कम होती है। इसके साथ ही ये आवश्यक विटामिन और खनिजों में भी समृद्ध स्रोत होते हैं। सी फूड में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड सहित अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व मौजूद होते हैं। हमारा अगला और लास्ट आर्टिकल है ब्लू फ्लैग प्रमाणन के बारे में। तो भारत में अभी 12 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इसे समुद्री तटों, मरीनों यानी पत्तनों के निकट जो मनोरंजन की गतिविधियां होती हैं उनके हेतु लघु जल क्षेत्र जो होते हैं और संधारणीय नौका विहार पर्यटन संचालनों को प्रदान किया जाता है। ये दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह प्रमाणन डेनमार्क स्थित एक गैर सरकारी जो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन यानी FEE द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में फ्रांस में हुई थी और 2001 में इसे यूरोप से बाहर भी लागू किया गया है।
ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त करने हेतु कठोर पर्यावरणीय, शैक्षिक, सुरक्षा और अभिगम्यता मानदंडों की एक श्रृंखला को पूर्ण करना होता है। यानी उसके जो भी बीच वगैरह होते हैं उनकी साफ सफाई, पर्यावरण अनुकूल, वहाँ पे ये सब चीज़ें ये देखता है। तो हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हो गए। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।